नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाले समस्त बायोलॉजी विषय के समस्त अभ्यर्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में जो पीजी का सेशन है, पीजी के सारे पोर्शन में से बात करें क्वेश्चन की तो 30 क्वेश्चन आते हैं, ये सबको पता है। इन क्वेश्चनों का जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसमें सेल टेक्निक, माइक्रोस्कोपी और जो भी अन्य बायोटेक्नोलॉजी, वो सारी तकनीकें हम इस पीजी पोर्शन को अच्छे से करने वाले हैं। और ये जो मेरे पास नोट्स है वो बेहतरीन कोचिंग सेंटर के एनसीईआरटी, मूल विषय, पीजी लेवल की किताबों आदि से बनाए हुए हैं, जिनमें मैंने चेतन जोशी सर से कोचिंग की थी और अन्य भी जो सारे क्वेश्चन आरपीएससी ने एसीएफ में, एफआरओ में, स्कूल लेक्चरर में पूछे, उनका सारा समावेश इनमें किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। पहली जो हमारी तकनीक है वह पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। इनके खोजकर्ता का नाम आर्ने ताइसेलियस। ये एक सेपरेशन तकनीक है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस है एक सेपरेशन यानी पृथक्करण तकनीक है। इनका में अणुओं का पृथक किया जाता है, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और एंजाइम। ये एसीएफ में पूछा प्रश्न है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा कौन कौन से अणुओं का पृथक्करण किया जाता है। तो याद रखना, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और एंजाइम। और किस आधार पर किया जाता है, तो आकार के आधार पर पृथक्करण किया जाता है। आवेशित अणु आकार के आधार पर विद्युत क्षेत्र में पृथक किए जाते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। उसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस को कौन कौन से जो घटक है जो उन्हें प्रभावित करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल तथा उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, जिनमें 2 न्यूक्लिक अम्ल आ गए, डीएनए, आरएनए और एंजाइम, इन सभी का पृथक्करण किया जाता है। एक बात जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे जाने वाली जो बात है वह है ट्रैकिंग डाई। ट्रैकिंग डाई में ब्रोमोफिनॉल ब्लू, मेथिलीन ब्लू 2 रसायनों का यूज किया जाता है। ये बात आप याद रख लेना, महत्वपूर्ण बात है। ये एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का। इलेक्ट्रोफोरेटिक गतिशीलता का जो आवेश और इनमें उपस्थित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती तथा इस पर घर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना आवेश अधिक होगा उतना ही इसमें गतिशीलता ज़्यादा रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने पर इसकी मोबिलिटी अधिक होगी। चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं पर जितना चार्ज अधिक होगा उतनी इसकी गतिशीलता अधिक होगी। वहीं घर्षण बल की बात करें तो घर्षण बल जितना अधिक होगा मोबिलिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि घर्षण बल इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। गतिशीलता आवेश के समानुपाती, गतिशीलता प्रवाहित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती, आवेश के समानुपाती। आवेश किसका? अणुओं का। जिन अणुओं को हम पृथक कर रहे हैं, जैसे डीएनए को पृथक कर रहे हैं, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसी प्रकार गतिशीलता विद्युत क्षेत्र पर प्रवाहित जो विद्युत क्षेत्र होती है उसकी, अगर विद्युत क्षेत्र अधिक है तो मोबिलिटी भी अधिक होगी। अणुओं पर आवेश ज़्यादा है तो मोबिलिटी अधिक होगी। वहीं फ्रैक्शन यानी घर्षण बल अधिक है तो मोबिलिटी कम होगी। इस प्रकार गतिशीलता को घर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती रखा गया है। आकार के भी व्युत्क्रमानुपाती घर्षण को
इसको गतिशीलता को आकार के व्युत्क्रमानुपाती भी रखा गया है। किसकी गतिशीलता? जिस अणुओं का हमें पृथक करना है उसकी गतिशीलता। इलेक्ट्रोफोरेसिस किन किन तत्वों पर निर्भर करता है, उन पर आ जाएं तो अणु का आकार जितना छोटा होगा उसकी गतिशीलता उतनी ही अधिक होगी। अणु पर आवेश जितना अधिक होगा उसकी गतिशीलता अधिक होती है। आकार बड़ा, आवेश कम, गतिशीलता मोबिलिटी कम। आकार छोटा, आवेश अधिक, इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रोफोरेटिक यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जिस अणुओं को पृथक कर रहे हैं उनकी गतिशीलता अधिक होगी। अब टाइप ऑफ हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक बात इम्पोर्टेंट याद रखना, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में जिस पेपर का प्रयोग करते हैं वह सेल्यूलोज का बना होता है। एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हमने 12th क्लास में खूब पढ़ा है, इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। चमकीले नारंगी रंग की पट्टियाँ दिखाई देती है। आरपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था। वहीं आरएनए, प्रोटीन का पृथक्करण आदि एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पृथक होते हैं। पेज बिल्कुल इसका फुल फॉर्म है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई है। पॉली एक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो डीएनए आरएनए प्रोटीन का पृथक करती है। एसडीएस पेज ये 2024 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किसको पृथक करती है, उनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। एसडीएस एक डिटर्जेंट है जिसका पूरा नाम सोडियम डोडीसोल सल्फेट है, जो प्रोटीन को पृथक करती है एवं नेगेटिव चार्ज प्रदान करती है। ये आरपीएससी में स्पष्ट रूप से पिछली भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में कैपिलरी बनी होती है वह सिलिका की बनी होती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, ये नोट्स बना सकते हैं, ये सफिशिएंट नोट्स है, इससे आप बाहर आपको आ जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही विस्तृत बनाए हैं, विस्तृत तरीके से समझाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी कठिन टॉपिक है उनको पूरा अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। अब एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगेरोस है क्या? सबसे पहले एगेरोस को पढ़ेंगे। ये रेखीय प्राकृतिक पॉलीसेकेराइड है। अब पूछने योग्य सवाल है इसके स्रोत, काफ़ी बार आरपीएससी में पूछा है। जिलेडियम एमएनसी और ग्रेसिलेरिया नामक 2 रेड शैवाल होते हैं, उनसे एगेरोस एक जो जेल है वो प्राप्त किया जाता है। इसके अणुभार की बात करें तो 12,000 डाल्टन या 12 किलो डाल्टन एगेरोबायोस के बहुलीकरण से, एगेरोबायोस एक जो पदार्थ होता है उसके बहुलीकरण से एगेरोस प्राप्त किया जाता है। अभी अभिक्रिया दे रखी है किस प्रकार का इसका बहुलीकरण किया जाता है। सामान्य रूप से ये नहीं पूछते हैं, इसकी तकनीक और उनकी प्रक्रिया के बारे में ही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कुछ पीछे न छूटे उसके लिए हम गैलेक्टोज 3,6 एनहाइड्राइड गैलेक्टोज से एग्रोबायोस बनेगा, जिसके बहुलीकरण से एग्रोबायोस बनते हैं। अब एग्रोबायोस का बहुलीकरण से 0.5% से 2% तक इसका विलयन होता है। आगे बढ़ते हैं। इस सारी प्रक्रिया को हम किस प्रकार समझने वाले हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे वो सारी आपको मैं बताने वाला हूँ। अब एग्रोबायोस में क्वेश्चन पूछने लायक बात अब आई है, महत्वपूर्ण बात। इसमें कौन सा बफर यूज किया जाता है? ट्रिस एसीटेट बफर। ट्रिस एसीटेट
EDTA बफर कहते हैं इसे। अब ये पूछा जाएगा कि ट्रिस एसीटेट बफर किसके साथ प्रयोग किया जाता है, सैंपल के साथ प्रयोग किया जाता है या एग्रोस के साथ प्रयोग किया जाता है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सा बफर प्रयोग किया जाता है। तो ट्रिस एसीटेट बफर को एगेरोस के साथ, इथिडियम ब्रोमाइड को भी एगेरोस के साथ प्रयुक्त किया जाता है। अब इथिडियम जो ब्रोमाइड है उनका कार्य क्या है, ये एक फ्लूरोसेंट यानी रंजक है, ये एक रंजित यानी इसको अभिरंजित करने का कार्य करता है। ये केवल यूवी रेज में ही दृश्यमान होता है। बिना यूवी रेज से हम DNA अणुओं की आकार का पता नहीं लगा सकते। नारंगी रंग के बैंड प्राप्त होते हैं। RPSC ग्रेड सेकंड संस्कृत विभाग में ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार के बैंड प्राप्त होते हैं। इसे सैंपल के साथ नहीं, जेल के साथ प्रयुक्त करते हैं। कौन सा है जो जेल के साथ प्रयुक्त होगा, कौन सा DNA सैंपल के साथ प्रयुक्त होगा, ये हमें याद रखना है। DNA सैंपल का PCR कर उसका एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। बहुत सारी प्रतियों का निर्माण करने के बाद हम इच्छित जीन का पृथक्करण कर सकते हैं। PCR तकनीक की खोज कैरी मुलस नामक वैज्ञानिक ने की, जिसका कार्य जीन का एम्प्लीफिकेशन, जीन का गुणन करना है। RPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एगेरोस जेल में सैंपल को लोड करते समय लोडिंग बफर में गिल्सरोल का प्रयोग किया जाता है। ये इस पर नेगेटिव आवेश होता है। RPSC के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एगेरोस जेल के साथ कौन कौन से प्रयोग करते हैं, तो हमने पढ़ा ट्रिस एसीटेट बफर, इथिडियम ब्रोमाइड, जबकि सैंपल के साथ गिल्सरोल का प्रयोग किया जाता है। एग्रोस जेल का इलेक्ट्रोफोरेसिस में भरेंगे। एग्रोस जेल की बात करें तो एग्रोस जेल में जो वेल होते हैं, कूप होते हैं, कुओं पर कैथोड यानी नेगेटिव आवेश रहते हैं। इनमें कॉम्ब और कंगों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार एक कंगीनुमा आकृति होती है जिसका प्रयोग कर जेल के अंदर वेल्स बनाए जाते हैं। अब नेगेटिव आवेश यानी कैथोड एंड, ये RPSC ग्रेड सेकंड में पूछा गया प्रश्न है कि DNA को किस एंड पर हम लोड करते हैं, तो नेगेटिव एंड पर लोड करते हैं, कैथोड एंड पर लोड करते हैं, क्योंकि कैथोड में नेगेटिव आवेश, DNA में नेगेटिव आवेश, एक समान आवेश आकर्षित नहीं होंगे। जब इसमें इलेक्ट्रॉन या चार्ज आवेशित प्रविष्ट करवाया जाता है तो इनमें जो DNA है जो पॉजिटिव एंड की ओर गमन करते हैं, जिससे DNA आकार के आधार पर पृथक होते हैं। अब बात करें गिल्सरोल की। गिल्सरोल सैंपल को वेल्स में बनाए रखने का कार्य करता एक माध्यम है, जिससे सैंपल यानी DNA होता है वह कूप में बना रहता है। अब इसमें विद्युत क्षेत्र प्रवाहित किया जाएगा। विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने पर आकार के आधार पर आवेशित अणुओं का पृथक्करण होता है। ये कूप है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम है, जिसमें छोटे छोटे कूप है जिसमें सैंपल को लोड किया जाता है। और इस सैंपल में क्या गिल्सरोल प्रयोग किया जाता है, जिससे ये DNA सैंपल को कूप में बनाए रखते हैं। कूप का अर्थ होता है वेल। आकार के आधार पर इनका पृथक्करण किया जाता है। आवेशित अणु में नेगेटिव आवेश होता है, जो DNA होता है उनमें नेगेटिव आवेश होता है। कैथोड से एनोड की तरफ गति करते हैं। हमेशा आवेशित अणु अपने विपरीत आवेश की ओर आकर्षित होते हैं। तो नेगेटिव आवेश के DNA पॉजिटिव आवेश की ओर गमन करते हैं, जिससे ये आकार के आधार पर पृथक हो जाते हैं। अब इन पृथक हुए DNA को किस प्रकार से देखा जाता है, तो
ट्रांस इल्यूमिनेटर एक उपकरण होता है जिसमें यूवी रेज के साथ देखा जाता है। ये चमकीले नारंगी रंग की पट्टियाँ आरपीएससी में पूछा गया है। ऑरेंज कलर के बैंड प्राप्त होते हैं। एक तकनीक आती है इल्यूशन में एगेरस जेल से इस प्रकार डीएनए होते हैं। अब इन डीएनए को पृथक करने की जो तकनीक है उसे हम इल्यूशन तकनीक कहेंगे। इल्यूशन आरपीसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ट्रिस बेस एसिटिक एसिड जो होता है वो बफर का पीएच निर्धारण करते हैं। पीएच का निर्धारण है वो ट्रिस बेस करते हैं, एसिटिक एसिड बेस करते हैं। ट्रिस एसीटेट EDTA बेस है, उनका प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? जेल के साथ। EDTA है जो किलेटिंग एजेंट का कार्य करता है, यह मैग्नीशियम के साथ किलेट बनाता है। डीएनएस के लिए मैग्नीशियम आयनिक कोफैक्टर का कार्य करता है। कोफैक्टर का अर्थ होता है जिस हम रसायन को प्रयुक्त करते हैं उनमें जिस एंजाइम को प्रयुक्त करते हैं उनको सक्रिय करने का कार्य, डीएनएस को सक्रिय करने का कार्य मैग्नीशियम आयन का होता है। ट्रिस एसीटेट बफर यूज लेते हैं, ट्रिस बोरेट बफर क्यों नहीं? ये एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा गया प्रश्न है जिसे हमने नोट्स में प्रविष्ट किया है। अब ट्रिस एसीटेट बफर क्यों यूज लेते, ट्रिस बोरेट क्यों नहीं? तो इसका सही होगा ट्रिस एसीटेट बफर काम में लेते हैं। ट्रिस बोरेट बफर में बोरेट डीएनए की बैकबोन में शुगर होता है, पेंटोस शुगर से क्रिया करता है, साथ ही गिल्सरोल के साथ भी क्रिया करता है, जिससे लोडिक जो डाई होती है उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिससे हम सैंपल नहीं देख सकते और बिना देखे सैंपल को पृथक नहीं कर सकते। इसीलिए ट्रिस एसीटेट बफर का प्रयोग किया जाता है, ट्रिस बोरेट बफर का प्रयोग नहीं किया जाता। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को प्रभावित करने वाले कारक बिल्कुल एग्जाम में पूछने योग्य है। एगेरोस जेल की सांद्रता। अब सांद्रता जितनी ज़्यादा रहेगी बड़े आकार के छिद्र कम होंगे और सांद्रता जितनी अधिक रहेगी बड़े आकार के छिद्र कम होंगे और पृथक्करण आसानी से रहेगी। अगर सांद्रता कम हुई तो आकार के जो छिद्र है वो बड़े आकार के बनेंगे और पृथक्करण इसका आसानी से नहीं होगा। यानी एगेरोस जेल की सांद्रता पृथक्करण के समानुपाती होती है। समानुपाती का अर्थ होता है सांद्रता अधिक होने पर पृथक्करण अधिक होना। सांद्रता जितनी अधिक छोटे छिद्र के आकार बनेंगे, पृथक्करण वेल होगा, यानी बहुत अच्छे तरीके से होगा। वोल्टेज इसमें प्रवाहित जो आवेश होता है, वोल्टेज होता है, वह भी समानुपाती होगा। अब वोल्टेज ज़्यादा है तो जो डीएनए के अणु का माइग्रेशन ज़्यादा होगा, माइग्रेशन ज़्यादा है तो उसका पृथक्करण आसानी से होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो इस चैनल पर नए आए हैं वो जल्दी से जल्दी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पीजी लेवल के और यूजी लेवल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनमें एनिमल एनाटॉमी वगैरह छोटे छोटे टॉपिक उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और एनसीईआरटी अगर शॉर्ट करनी होगी आपकी डिमांड के अनुसार उसको भी शॉर्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी को 1 लाइनर फॉर्म में मेरे पास नोट्स है, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यदि वोल्टेज उच्च करने पर बड़ी अणु जल्दी और छोटे अणुओं की तुलना में बड़े अणु जल्दी पृथक, वोल्टेज बहुत अधिक उच्च कर दें तो सामान्य रूप से क्या होता है, छोटे अणु आगे और बड़े पीछे रहते हैं। पृथक्करण का क्रम है, छोटे जल्दी पृथक होते हैं और बड़े बाद में पृथक। लेकिन इसमें वोल्टेज ज़्यादा हाई वोल्टेज कर दिया जाए तो बड़े अणु जल्दी पृथक होने लगते हैं छोटे अणुओं की तुलना में। इसमें बफर की पीएच भी प्रभावित करती है और अणु का आकार भी प्रभावित करता है। डीएनए का इंटरकोलेशन का अर्थ होता है इथिडियम ब्रोमाइड के साथ जब डीएनए क्रिया करता है तो उसमें रंजकता दिखाई देती है।
रंजक यील्ड दिखाई देती है। ये रंजक यील्ड इंटरकोलेशन के समानुपाती होती है। इथिडियम ब्रोमाइड पॉजिटिव आवेश, डीएनए पर नेगेटिव आवेश, इसलिए इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए से अच्छे तरीके से क्रिया कर इंटरकोलेटिंग एजेंट बनाता है। इसे इथिडियम ब्रोमाइड डायरेक्ट सैंपल डीएनए के साथ नहीं लेते, इसलिए तो साथ में नहीं लेते। सैंपल डीएनए के साथ लेने पर ये पहले ही क्रिया कर देते हैं, इसलिए इसे जेल के साथ लेते हैं और इंटरकोलेटिंग एजेंट का निर्माण होता है और ये फ्लोरेसेंट यील्ड का निर्माण करते हैं। आपके पास पीजी लेवल के नोट्स नहीं हैं तो इसे बना सकते हैं। ये पूरे सफिशिएंट नोट्स हैं, लगभग 99%, 1-2% की मैं नहीं कहता, 99% प्रश्न यहाँ से आते हैं, अच्छे तरीके से समझाया गया है। अब दूसरी है पॉलीएक्रिलोमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सर्वप्रथम रेमंड और विंट्रोप ने बताया, इनके खोजकर्ता का भी नाम याद रख सकते हो। अब पॉलीएक्रिलोमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन का पृथक्करण किया जाता है। इनके क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा, क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। अगली क्लास इसके एमसीक्यू की होगी। आप प्रत्येक दिन 1 यूनिट पढ़ोगे तो 10 दिन में आपकी सेल टेक्निक, माइक्रोस्कोपी और बायोटेक्नोलॉजी आदि में कवर करवा दूंगा। इन 10 दिन में आप लगभग 30 क्वेश्चन को कवर कर दोगे। प्रत्येक 10 दिन में आप पढ़ोगे तो आपके 30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसमें ऐसा इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कम से कम 50 पेज में आपको 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो बहुत ही आसान है। पेज की सांद्रता अधिक है तो पोर साइज छोटे होंगे, पेज की सांद्रता कम है तो पोर साइज बड़े होंगे। ये स्वाभाविक सी बात है। 1.5 मोल का ट्रिस बफर प्रयोग किया जाता है जिसकी पीएच 8.8 यानी क्षारीय होती है। महत्वपूर्ण बात, याद रखने योग्य बात है कि पेज के अंदर इंडिकेटर का कार्य कौन करता है, प्रारंभक का कार्य कौन करता है, तो अमोनियम परसल्फेट है जो पेज में एक इंडिकेटर का कार्य करता है। वहीं एसिलेटर का कार्य TEMED यानी टेट्रामिथाइल इथाइलिन 1,2-डाइअमीन। याद रख लेना, इसमें TEMED का पूरा नाम टेट्रामिथाइलिन इथाइलिन 1,2-डाइअमीन, इसमें एसिलरेटर का कार्य करता है। अमोनियम आप परसल्फेट को याद रख सकते हैं, यह इंडिकेटर प्रारंभक इनिशिएशन का कार्य करता है। वहीं टेट्रामिथाइलिन इथाइलिन 1,2-डाइअमीन एक एसिलरेटर का कार्य करता है। ये 2 रसायन अच्छे तरीके से याद रखना। टफ क्वेश्चन इसी प्रकार रसायन पूछ के वो बना सकता है। अब ये एसिलरेटर का कार्य टेट्रा इथाइलिन 1,2-डाइअमीन, टेट्रामिथाइलिन इथाइलिन 1,2-डाइअमीन एसिलरेटर के रूप में कार्य करता है। मुक्त मूलक एक्रिलोमाइड का बहुलीकरण का कार्य करता है। ये पॉलीएक्रिलोमाइड के बहुलीकरण का कार्य करता है, अर्थात एक स्टेबिलाइजर यानी स्थायी कारक के रूप में कार्य करता है। इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले जो सारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आसान है। इनमें आप स्पेलिंग आप बना सकते हैं और इसमें सारे वर्ड है जो इंग्लिश में ही यूज़ किए गए हैं, केवल भाषा ही हिंदी को रखा गया है। अब एक्रिलोमाइड, इसमें सैंपल और बफर में किस किस का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। एक्रिलोमाइड अमोनियम परसल्फेट, ये प्रारंभ का कार्य काम पढ़ा था हमने, इनिशिएशन का कार्य करता है। ट्रेस बफर है जिसका 8.8 इसका पीएच होती हैं और इसमें मुक्त मूलक एक्रिलोमाइड का निर्माण होता है। एक्रिलोमाइड और अमोनियम परसल्फेट मिलकर क्या करेंगे, एक मुक्त मूलक निर्माण करेंगे जिसे एक्रिलोमाइड कहते हैं। बिस एक्रिलोमाइड बनता है जिसे हम पॉली एक्रिलोमाइड कहेंगे। इसके बहुलीकरण का कार्य टेट्रामेथिल एथिलीन 1,2-डाइअमीन, ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। इसका कार्य बहुलीकरण, अमोनियम परसल्फेट का कार्य प्रारंभक और निर्माण होता है
पॉलीएक्रिलोमाइड का। डीनेचुरेशन बफर की बात करें तो HCl और डबल डाई ब्रोमोफिनॉल ब्लू जो ट्रैकिंग डाई का प्रयोग करते हैं डीनेचुरेशन बफर है, इसको विकृतीकरण करता है। SDS और बीटा मर्केप्टो जो थाइनोल ग्लिसरॉल होता है, ये एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हो डीनेचुरेशन बफर को। महत्वपूर्ण जो अब वर्तमान जो परीक्षा हुई थी, पिछली परीक्षा 2024 की, उनमें पूछा हुआ प्रश्न है सोडियम डोडिसोल सल्फेट। यह अपचायक कारक है जो सैंपल के साथ डाइसल्फाइड बंध को तोड़ने का कार्य करता है। अब क्वेश्चन कहाँ से आया था ये हम देखते हैं। सोडियम डोडिसोल एक डिटर्जेंट के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? एक डिटर्जेंट के रूप में कार्य करता है और ये प्रोटीन पर नेगेटिव आवेश प्रदान करता है, जो फोल्डिंग को रोकता है। बिल्कुल फोल्डिंग को ये रोकता है। इसके बाद हम इससे जो क्वेश्चन RPSC में पूछे गए थे उनको पूरा बताने वाले हैं। कौन सा प्रश्न पूछा गया था जो हम बताने वाले हैं। सोडियम डोडिसोल सल्फेट, सोडियम डोडिसोल सल्फेट है, ये RPSC में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें प्रोटीन पर नेगेटिव आवेश होता है। क्या होता है? प्रोटीन पर नेगेटिव आवेश प्रदान करता है। यही पूछा गया था। यही क्वेश्चन बीटा मर्केप्टॉन इथेनॉल की सहायता से जो 3 डिग्री कुंडलित प्रोटीन होती है उनको 1 डिग्री यानी एक रेखीय प्रोटीन में बदलता है और नेगेटिव आवेश सोडियम डोडिसोल प्रदान करता है। RPSC में पिछली बार पूछा गया प्रश्न और मैं इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। जो अगला वीडियो आएगा या अगली जो टेक्निक आएगी उनमें हम उन प्रश्नों को भी साथ लेंगे जो RPSC ने पिछले में पूछा था। और MCQ की बात करें तो जैसे ही टॉपिक पूरा होगा उसकी MCQ हम लेने वाले हैं। बीटा मर्केप्टॉन ग्लिसरॉल। अब बीटा मर्केप्टॉन ग्लिसरॉल का कार्य क्या है? ये 3 डिग्री प्रोटीन पर उपस्थित नॉन कोवेलेंट असंयोजी बॉन्ड जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, वान डेर वाल्स बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो गया, प्रोटीन का विकृतीकरण। बिल्कुल RPSC में पूछा गया प्रश्न। SDS सोडियम डोडिसोल जेल सल्फेट है, वो क्या कार्य करेगा? तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन करेगा और बॉन्ड को तोड़ने का कार्य करता है, नेगेटिव आवेश प्रदान करता है। बिल्कुल RPSC ने पूछा प्रश्न है। और अब की बार जो पीछे बफर, रसायन, प्रारंभक, अमोनियम परसल्फेट और जो एसिलेटर TEMED है वो पूछ सकते हैं। अब इसमें ग्लिसरॉल, जो ग्लिसरॉल प्रयोग किया जाता है वह सैंपल के साथ हमने पढ़ा था। सैंपल को शांता बनाए रखता है, सैंपल को वेल से बाहर आने से रोकता है। बिल्कुल ग्लिसरॉल का इसमें क्या कार्य या क्या भूमिका रहती है। अब ग्लाइसिन एक ट्रैकिंग बफर है। ग्लाइसिन क्या है? एक ट्रैकिंग बफर है जो प्रोटीन का पृथक्करण का कार्य करता है। इसमें pH, ग्लाइसिन करेगा क्या? इसकी pH अम्लीय होती है 5.8, ये ज्विट्रायन के रूप में कार्य करता है। अगर pH ज़्यादा हुई, pH ज़्यादा का मतलब क्षारीय ज़्यादा हुआ तो इसमें विप्रोटीनीकरण होगा और pH कम या अम्लीयता होगी तो प्रोटीनीकरण होगा। मतलब इसमें ट्रैकिंग बफर ग्लाइसिन प्रोटीन पृथक्करण का कार्य करता है। अब इसमें अभिक्रिया दी गई है जो ज्विट्रायन की अभिक्रिया होती है। तो आज का सेशन हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ा। इलेक्ट्रोफोरेसिस में पिछली बार प्रश्न आया था, SDS में आया था, वो प्रोटीन का विकृतीकरण करता है। इस बार के क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसके जो MCQ में पूरी तकनीकों के MCQ और माइक्रोस्कोपी के MCQ और अन्य जो महत्वपूर्ण PG लेवल का पूरा पोर्शन जिससे 30 क्वेश्चन आते हैं।
इन 30 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, जिनमें आपको मैं बता दूं जो सांख्यिकी है, जिनमें माध्य माध्यिका बहुलक विचलन, इसमें जो थ्योरी के प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से इन प्रश्नों का हल किया जाता है, वो सारा सिस्टम हम समझने वाले हैं। आप हमारे जो चैनल है जगदीश बायोलॉजी विथ 360 डिग्री को सब्सक्राइब करें, और इससे हमारा मोटिवेशन होगा और सारे आपको पीजी लेवल का पोर्शन में अच्छे से करवाने वाला हूँ। धन्यवाद। आप नोट्स बना लेना, साथ में पढ़ते रहना। कल जो क्लास होगी वो MCQ की क्लास होगी। धन्यवाद।